जनगणना 2027 की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से हो रही है। आजादी के बाद ये भारत की 8वीं जनगणना है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत की 16वीं जनगणना है। ये जनगणना अपने आप में विशेष और ऐतिहासिक होने वाली है। ये विशेष और ऐतिहासिक क्यों है, इस बात को समझेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज की खबर, जिस खबर के आलोक में हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनगणना के थोड़े से इतिहास के बारे में। फिर चूंकि ये जनगणना जो है ये 16वीं जनगणना होगी, ओवरऑल अगर आप देखें आजादी के बाद के लिहाज से 8वीं जनगणना है। तो देखिए इसकी खास बात यह है कि ये पहली ऐसी जनगणना है जिसमें कि जाति आधारित जनगणना को इसमें ऐड किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये पहली ऐसी जनगणना है जो कि पूरी तरह से डिजिटली इस जनगणना को संपन्न किया जाएगा। अब देखिए जनगणना की अगर बात करें तो इसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है इसमें थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा आप आएंगे तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ये कहा गया है कि जो राजा होता है उसको अपनी प्रजा में प्रजा की संख्या कितनी है, वहां पर कृषि की क्या स्थिति है, संपत्ति क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसके आधार पर टैक्स लगाने में सुविधा हो। इसी तरह से जब मध्यकाल में आते हैं तो वहां पर अबुल फजल की जो आईने अकबरी है उसमें भी ये उल्लेख मिलता है जनगणना के विषय में। तो इस तरह से इसकी ऐतिहासिकता प्राचीन काल मध्यकाल में भी दिखाई देती है। लेकिन बात करेंगे हम कि पहली असमकालिक जनगणना यानी कि नॉन सिंक्रोनस जनगणना कब हुई, तो 1872 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी, कमेंट करिए। अब देखिए असमकालिक का मतलब होता है कि जनगणना अलग अलग समय पर उसको किया गया था, सिस्टमैटिक जनगणना वो नहीं थी। तो 1872 में पहली बार हुई। अगर आधुनिक भारत की बात करें तो ब्रिटिश कालीन जो भारत था उसमें हुई। इसके बाद 1881 में यानी 1881 में आप कह सकते हैं कि पहली समकालिक गणना हुई, यानी एक साथ पूरी जगह जब जनगणना होती है तो उसको कहते हैं समकालिक। तो सिंक्रोनस तरीके से 1881 में होती है। अब इस समय जो जनगणना होती थी वो हर 10 वर्ष पे जो जनगणना का प्रोविजन किया गया था, तो उसमें यह था कि अलग अलग जब जब जनगणना होनी होती थी तो एक संस्था का गठन किया जाता था, फिर उसके बाद वो भंग हो जाती थी। तो कोई सिस्टम नहीं था इसके लिए, कोई ऐसी संस्था नहीं थी। ऐसे संस्था की आवश्यकता महसूस हुई तो 1951 में 1951 में रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर नाम की एक संस्था बनाई गई और वो उसके दिशा निर्देशन में, चूंकि ये गृह मंत्रालय के अधीन होती थी, अब उसी के देखरेख में वर्तमान समय में भी अगर आप देखें तो जनगणना अधिनियम 1948 जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 और धारा 17A के तहत रजिस्ट्रार जनरल का जो कार्यालय होता है उसके द्वारा ही जनगणना का कार्य संपन्न किया जाता है। इसका कानूनी आधार क्या है, तो इसका कानूनी आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 है और यह संघ सूची का विषय है। संघ सूची का मतलब यह हुआ कि जनगणना करवाने की जो जिम्मेदारी होती है, जो अधिकार होता है वो केंद्र के पास होता है। तो केंद्र का विषय है, यह संघ सूची का विषय है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में इसके बारे में कानूनी इसको बैकअप मिलता है, कानूनी प्रावधान है। अब जनगणना की बात करें तो सेंसस एक्ट 1948 के तहत आयोजित की जाती है और ये पूरी की पूरी जो जानकारी होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, यानी कि गोपनीय होती है। इतनी गोपनीय होती है कि इसको अदालत को भी नहीं दिया जा सकता है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय जनसांख्यिकी आंकड़े होते हैं, जैसे कि लैंगिक अनुपात क्या हुआ, साक्षरता क्या हुई, वो सब जारी किए जाते हैं, लेकिन जो बाकी जो डेटा होता है वो गोपनीय होता है, वो पूरी तरह से। अब देखिए एक जो अब यहाँ सवाल उठता है कि ये जो जनगणना होती है संसद 10 वर्षों पर जिसके होने का प्रोविजन है, ये क्या? बेसिकली एक देश के अंदर जो जनसांख्यिकी है, एक देश के अंदर का जो आर्थिक सामाजिक आंकड़ा है, वो एक निश्चित समय पर, यानी कि समय फिक्स होगा, उसी निश्चित समय पर उसको एकत्र किया जाएगा, उसको संकलित किया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा और फिर उसको प्रसारित किया जाएगा। और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को कहते हैं जनगणना या सेंसस। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है, तो गवर्नेंस यानी कि ठीक तरीके से शासन प्रशासन के चलाने में इसकी जरूरत पड़ती है। साथ साथ निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये रेगुलर पॉपुलेशन सेंसस अगर हम बात करें तो हर 10 वर्ष पे होनी चाहिए, लेकिन 2011 में पिछली हुई थी, उसके बाद उस नियम उस प्रावधान के तहत 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन 2021 में जो जनगणना है, जो सेंसस है, वो स्थगित हो गया था और इसकी वजह से वही जनगणना अब हम कह सकते हैं कि जिसका स्थगन 2021 में हुआ था, अब ये 2027 में होने जा रही है। अब 1921 की जनगणना के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि 1921 में जो जनगणना हुई थी उसको द ग्रेट डिवाइड कहते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि उस समय जो जनगणना हुई थी उसमें कुछ प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी। 1971 की जनगणना में जो विवाहित महिलाएं हैं उनकी प्रजनन क्षमता को ऐड किया गया था
1991 में अगर आप आएंगे तो साक्षरता का कॉन्सेप्ट जो है उसमें चेंज आया था, यानी बच्चों को की जो उम्र है, पहले 4 साल से ज्यादा के जो बच्चे होते थे साक्षरता की परिभाषा में उनको शामिल किया जाता था, यानी कि जो लिखना पढ़ना जानते हो 4 साल से ऊपर के बच्चे वो साक्षर कहे जाते थे। लेकिन 1991 में 1991 में इस उम्र सीमा को बढ़ाकर 4 से 7 साल कर दिया गया था। और फिर 2001 में आप देखेंगे तो पहली बार आईसीआर तकनीकी यानी कि इंटेलिजेंट जो कैरेक्टर रीडिंग तकनीकी है। अब देखिए यहाँ पर जनगणना के कार्य में सब कुछ हाथ से लिख पढ़ के होता था, तो इसमें वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था, तो इसके लिए एक आईसीआर तकनीक लाएगी जो कि लिखे हुए चीजों को, हाथ से लिखे हुई चीजों को स्कैन करके और उसको तेजी से प्रोसेस कर सकती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे इसमें सुधार होता गया। वर्ष 2027 की अगर बात करें तो ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ साथ यहाँ पर अगर देखें तो मुख्य जनगणना के पार्ट के तौर पर इसमें शामिल किया जा रहा है जाति जनगणना को भी। हालांकि वर्ष 2011 में भी जो जनगणना हुई थी उसमें SECC एक अलग पार्ट था, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस एक अलग पार्ट के रूप में किया गया था। लेकिन यहाँ पर विशेष इसलिए है कि पहली बार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना को मुख्य जनगणना के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। इसलिए वर्ष 2027 की जो जनगणना है ये अपने आप में ऐतिहासिक है और विशेष है। अब देखिए वर्ष 2027 की जनगणना के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। तो मुख्य अधिकारी मृत्युंजय कुमार नारायण ने यह घोषणा किया है कि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त जो है नई दिल्ली से, कि अब इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से हो रही है। अब क्या क्या इसमें खास बात है, तो देखिए इसमें 2 चरण होंगे, पहला चरण और दूसरा चरण। यानी कि जो पहला चरण है जिसकी शुरुआत जिसमें क्या होगा, जिसमें हाउस लिस्टिंग का काम होगा और स्वगणना का काम होगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का समय है इस पहले और दूसरे चरण के लिए। पहले चरण में अगर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर का जो टाइम है इसके 2 सब पार्ट आप मान सकते हैं, यानी कि 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक जो काम होगा वो स्वगणना का काम होगा। और इस टाइम पीरियड में 15 दिन चुने जाएंगे। उस 15 दिन में ये स्टेट और यूटी के लिए अलग अलग टाइमिंग होगी। और अगले 30 दिन जो होंगे उस अगले 30 दिन में 30 सितंबर तक का जो समय होगा वो हाउस लिस्टिंग का काम होगा, घर घर जाके जो जनगणना है उसका काम होगा। ये कैसे होगा, स्वगणना का काम कैसे होगा, तो ये एक पोर्टल के माध्यम से होगा और उस पोर्टल में जो भाषाएं होंगी उस भाषाओं की संख्या 16 भाषाएं होंगी। तो 16 भाषाओं का ऑप्शन होगा इस पोर्टल में, स्वगणना के लिए पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होगी। और साथ साथ डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं डिजिटल तरीके का इस्तेमाल हो रहा है। साथ साथ निगरानी वेब पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। और जो जनसंख्या की गणना होती है वो 1 मार्च 2027 को इसका दूसरा फेज, दूसरा चरण जो होगा वो होगा। उसमें भी जो ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं जिसमें कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जो हिमाच्छादित क्षेत्र होते हैं, दूरस्थ क्षेत्र होते हैं, उनके लिए 1 अक्टूबर 2026 तय किया गया है जनसंख्या की गणना के लिए, जो 1 मार्च 2027 बाकी जगहों के लिए है। मकान की जो लिस्टिंग होगी उसके लिए भी जो 34 कॉलम बनाए गए हैं, और उस कॉलम में अगर आप देखेंगे तो उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जैसे कि हाउस लिस्टिंग जब होगी तो उसमें उस घर में इंटरनेट का कनेक्शन है कि नहीं, वहां पर पानी का स्रोत क्या है, वहां पर गैस कनेक्शन की स्थिति क्या है, किस तरह का है, तो ये सारी 34 उसमें कॉलम बनाए गए हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि पहले 2 फेज में ये होगा। तो 1 अप्रैल 2026 से पहला फेज शुरू हो रहा है, दूसरा फेज आपका मार्च 2027 से शुरू होगा। कानूनी आधार की बात करें तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत रजिस्ट्रार जनरल RGI द्वारा यह संचालित किया जाता है। इस तरह से अगर देखें तो ये पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना है जिसमें कि किस किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आप GPS टैगिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जो है क्लाउड अपलोड होगा, वास्तविक समय की निगरानी के लिए डिजिटल टूल्स का उपयोग किया जाएगा। तो एक तो पूर्ण डिजिटल जनगणना है इसलिए विशेष है। और 1931 के बाद पहली राष्ट्रव्यापी जाति गणना की वजह से, जिसमें कि SC ST तो पहले गणना हुई 2011 में, अगर आप देखें या इससे पहले देखें तो इसकी गणना हुई, लेकिन इसमें इसके अलावा यानी OBC और सामान्य वर्ग के भी कास्ट की गणना इसमें हो रही है और राष्ट्रव्यापी, ठीक है। और भविष्य के परिसीमन का आधार ये तैयार करेगी, ये इसका इंपॉर्टेंस है। यानी जनगणना डेटा से भविष्य में जो चुनावी क्षेत्र होते हैं उसका पुनर्निर्धारण करने का ये एक आधार बनेगी। अब देखिए जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था, एक अलग जनगणना से अलग इसको किया गया था वर्ष 2011 में। तो उसका फायदा क्या था कि वो गोपनीय नहीं था, उसके आंकड़े जो है वो जारी किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो जनगणना होती है जो सेंसस एक्ट 1948 के तहत आयोजित की जाती है ये पूरी तरह से गोपनीय होती है। तो इसको क्लियर रखिएगा। इसमें जो राष्ट्रीय
जो जनसांख्यिकी आंकड़े होते हैं वो जरूर जारी किए जाते हैं, लेकिन सेंसस के जो बाकी आंकड़े होते हैं वो बिल्कुल गोपनीय रखे जाते हैं। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके लिए जानना जरूरी था। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। स्वगणना पोर्टल कितनी भाषाओं में उपलब्ध होगा, इसका जवाब दीजिए। 8 भाषाओं में, 16 भाषाओं में, 22 या केवल हिंदी और अंग्रेजी में? उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अब अंत में एक चीज और बता दें, अगर दृष्टि लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां अन्य कोर्सेज के बारे में भी आपको सूचना मिलती है, तो वहां से आप विस्तार से सारी जानकारी भी ले पाते हैं और सारी सूचना को पा भी सकते हैं। साथ साथ आप हमको टेलीग्राम पर दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से वहां उपलब्ध है, उस पर भी फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे परिवार से जुड़े सारी अपडेट आप तक पहुंचते रहे। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।